गुड मॉर्निंग। चलिए आज अपन पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस यूनिट 5। ठीक है, सारणिक एवं आव्यूह। इसके पहले हमने फोर्थ यूनिट रिलेशन एंड फंक्शन सेट इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यूनिट 4 हम एंड कर चुके हैं। अब हम यूनिट 5 स्टार्ट कर रहे हैं, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। हम आपको बता दें कि कुछ हम जो 2018 के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कर रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कर दिए थे, कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे। तो वो मैं संडे को उसका वीडियो आपको अपलोड करूंगा, जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। संडे को मैं उसको अपलोड करूंगा। तो चलिए आज पढ़ते हैं हम मैट्रिक्स। ठीक है, और आपको अगर ये सलूशन समझ में आ रहा है, टॉपिक समझ में आ रहा है, तो बस मेरी ऐप से एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर जरूर करें। चलिए, मैट्रिक्स या आव्यूह, a set of mn number arranged in form of the rectangular array of a row and n column is called m cross n मैट्रिक्स। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स को एक ऐसे स्क्वायर, एक वर्ग में रिप्रेजेंट करना, नंबर को रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? आव्यूह या मैट्रिक्स कहलाता है। और इसके एलिमेंट्स को या इसके अवयव को लिखते कैसे हैं? A11, A12, A13 एंड सो ऑन, A1J, A1N। तो ये जैसे लिखा है ना A11, तो पहले रो होती है, रो मतलब पंक्ति होती है, एंड फिर क्या होता है? कॉलम मतलब स्तंभ होता है। तो पहले रो लिखी जाती है और उसके बाद कॉलम लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो A11 मीन्स पहला रो और पहला कॉलम, A12 मीन्स पहली रो तो पहली ही है लेकिन कॉलम कौन सा है? दूसरा। तो ऐसे और इस तरह की रो होती है और ऐसे ऐसे क्या होता है? कॉलम होता है। ठीक है, तो ये क्या है? इसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही A21 देखो, ये पहली रो थी, ये दूसरी रो पे आ गए थे, A21 हो गया पहली कॉलम, फिर सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, और ये सेकंड रो और जेथ कॉलम। और ये क्या है? सेकंड रो है लेकिन कॉलम कौन सा है? n कॉलम्स है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? n है। ऐसे ही AI1। ठीक है, तो समझ में आ गया? रो और कॉलम पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे रो होती है और ऐसे ऐसे कॉलम्स होते हैं। फिर हमें इसका ऑर्डर लिखना होता है या क्रम लिखना होता है। तो विच इज एक्सप्रेस्ड एज A=Aij m क्रॉस n। ये जो m क्रॉस n है, ये क्या है? उसका ऑर्डर है। ऑर्डर यानी क्रम। क्रम कैसे लिखते हैं? पहले रो। अब आप पहले रो गिने कि रो कितनी है, तो रो कितनी है? इसमें m रो है, तो क्या लिखेंगे? m। फिर क्रॉस, फिर गिनेंगे कॉलम कितने हैं, स्तंभ कितने हैं, तो m क्रॉस n। तो ये मैट्रिक्स कैसी हो गई? m क्रॉस n की मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, सपोज करिए हमने लिखा 1 2 3 3 2 1 1 2 1, ये मैट्रिक्स लिखी हुई है। अब इसका पूछ रहा है कि ऑर्डर कितना है या क्रम कितना है, तो पहले आप रो गिनो, 1 2 और 3, 3 रो हो गई, तो लिखो 3। क्रॉस कॉलम कितने हैं? 1 2 और 3, तो 3 क्रॉस 3 की ये मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, तो रो और कॉलम में कंफ्यूज नहीं होना है। फिर इसके बाद हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, जितना ज़रूरी है आपके वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए हम उतना ही आपको पढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा हम कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि अपने पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि 1.5 महीने बाद पेपर भी है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। रो मैट्रिक्स यानी पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, मतलब जिस भी मैट्रिक्स में केवल एक रो हो, कॉलम में कोई बाउंडेशन नहीं है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जो रो होगी, जो पंक्ति होगी, केवल एक ही होगी। ठीक है, तो ये देखो फॉर एग्जांपल, ये देखो हमने एक ली है मैट्रिक्स 1 2 -1 -2, ऐसे रो होती है। रो कितनी है? केवल एक ही रो है। क्रॉस, इसका ऑर्डर वो कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कॉलम्स हैं, तो 1 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, तो एक ही रो है लेकिन कॉलम कितने हैं? 4 है। तो कॉलम कितने भी हो सकते हैं लेकिन रो एक ही होगा, उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स या पंक्ति आव्यूह।
नेक्स्ट कॉलम मैट्रिक्स, नाम से ही क्लियर है, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम होगा और रो कितने भी हो सकते हैं। हमने एग्जांपल लिया, ये देखिए एक ही पंक्ति है, एक ही कॉलम है, रो कितनी है, 1 2 एंड 3 रोज हैं और 1 कॉलम्स है। इसको क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभ आव्यूह। नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग आव्यूह। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, ये सिंपल चीजें, फिर भी एक बार रिवाइज तो करना पड़ेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बोथ आर इक्वल, मतलब जिस भी मैट्रिक्स में जितने रो हों उतने ही अगर कॉलम होते हैं तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग आव्यूह बोलते हैं। ठीक है, देख लो आप, ये एग्जाम्पल ही देख लो, रो कितनी है, 1 2 और 3 रोज हुई तो 3, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 कॉलम्स, 3 बाई 3, मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज 3 इक्वल टू 3 आ गया। रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर टाइप्स, आप सिलेबस देखेंगे तो टाइप्स उस पर लिखा हुआ है। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स या विकर्ण आव्यूह। A square matrix A equal to Aij is called diagonal matrix if all the element except in the leading diagonal are 0। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी मैट्रिक्स है, सॉरी कोई भी मैट्रिक्स नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ करके, डायगोनल के मतलब विकर्ण के अवयवों को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट या अवयव होंगे वो सब क्या होंगे, 0 होंगे। यहाँ पे आप एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ये देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो, ये आपका डायगोनल है, ये आपका डायगोनल है, विकर्ण है, तो डायगोनल में जो एलिमेंट हैं जो कि 0 नहीं है, लेकिन डायगोनल के नीचे और डायगोनल के ऊपर ये सब क्या है, 0 हैं, तो इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स या विकर्ण आव्यूह। ठीक है, मैट्रिक्स कैसी होगी, पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डायगोनल बनता है, तो आप जानते ही हैं। फिर है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है या अदिश आव्यूह क्या है, कोई ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे जितने भी डायगोनल के जो एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, मतलब जो स्केलर मैट्रिक्स है, जो अदिश आव्यूह है, वो क्या होगी, डायगोनल भी होगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये देखो, ये डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं है, क्योंकि सारे एलिमेंट क्या हैं, डायगोनल के ऊपर और नीचे 0 हैं, तो डायगोनल मैट्रिक्स तो है, लेकिन अगर सारे एलिमेंट इक्वल हो जाएं, जैसे यहाँ पे 2 2 2, तो ये क्या बन जाएगी, स्केलर मैट्रिक्स या अदिश आव्यूह, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसी पे बात आती है उसकी आइडेंटिटी की, तो आइडेंटिटी पे क्या होगा, पहले तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होगी, अब फिर जितने भी डायगोनल के जो अवयव हैं, जो एलिमेंट हैं, वो 1 होगा, 1 होगा, दैट इज 1 1 1 1 1। तो जैसे ये देख लो आप एग्जाम्पल, ये हमने लिखा यहाँ पे, ये 1, ये तो आपका डायगोनल बन रहा है, डायगोनल के दोनों एलिमेंट क्या है, 1 1, ऊपर नीचे 0 है, ऐसे ये बन रहा है कि ये देख लो, डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 1 है और बाकी सब 0 हैं, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तत्समक आव्यूह। नेक्स्ट है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या ऊपरी त्रिकोणीय आव्यूह। ऊपरी त्रिकोणीय आव्यूह में क्या होता है कि डायगोनल ऊपर बोल रहा है ना, अपर, तो अपर के एलिमेंट होते हैं नॉन जीरो और डायगोनल के नीचे के जो एलिमेंट होते हैं वो सब 0 होते हैं। जैसे आप ये एग्जांपल आप देख लो, ठीक है, आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। अपर बोल रहा है ना, तो अपर बोलेगा तो अपर डायगोनल के अपर, डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स को रखना है और नीचे वालों को 0 कर देना है, तो वो अपर ट्रायंगुलर बन जाएगा। फिर लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा, लोअर मतलब नीचे, तो नीचे के एलिमेंट को रखना है और ऊपर वालों को 0 कर देना है। इस तरह से आपको याद रखना है, अपर में ऊपर के एलिमेंट होंगे और लोअर में नीचे के एलिमेंट होंगे, बाकी सब 0 होंगे। ठीक है, फिर है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। समान आव्यूह क्या होते हैं, समान आव्यूह क्या होते हैं, कोई भी 2 मैट्रिक्स है, अगर जैसे एक मैट्रिक्स मैंने लिया A इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, दूसरी मैट्रिक्स ली बी आई जे आर क्रॉस एस, तो M इक्वल टू आर होगा, मतलब पहले का जितना रो है दूसरे का भी उतना ही रो होना चाहिए।
अगर सपोज करो ए के 2 रो है तो बी के भी 2 रो होने चाहिए। अगर ए के 3 कॉलम है तो बी के भी 3 ही कॉलम होने चाहिए और सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। आ गया समझ में? मतलब यही है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसके रो, नंबर ऑफ कॉलम और सारे एलिमेंट, सारे अवयव इक्वल हैं तो वो मैट्रिक्स कैसी होगी, इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, तो इक्वल मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन 2018 में आया भी था, वो मैंने सॉल्व भी कराया है, तो आप मेरा पुराना वीडियो देख लेना कि कैसे क्वेश्चंस आए थे। एक क्वेश्चन आया था इक्वलिटी का जिसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल ली भी, यहाँ पे एग्जांपल लिया हमने ये, इफ़ x माइनस वाई 2x प्लस जेड 2x माइनस वाई 3z प्लस डब्ल्यू -1 5 0 एंड 13 फाइंड x y z। अगर ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या गिवन है, इक्वल गिवन है, तो x y z की वैल्यू को निकालना है। तो क्या करोगे, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के इक्वल कर दिया, ठीक, इसका दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इक्वल कर दिया, ठीक, इसका फिर ये इससे इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल करेंगे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, मतलब इसका पहला इसके पहले से, इसका दूसरा इसके दूसरे से, फिर ये इससे इक्वल होगा, ए इससे इक्वल होगा, और फिर उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। जैसे हमने ये वाला इक्वेशन लिया और ये वाला इक्वेशन लिया, इसमें इसको माइनस कर दिया, ठीक है, तो x की वैल्यू 1 आ गई, फिर x की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी तो y की वैल्यू आ गई 2, फिर x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो z की वैल्यू आ गई, अब फिर z की वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो w की वैल्यू आ गई, तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3 एंड w इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन नहीं, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है जो कि मैं सॉल्व कराया था 2018 में आया था वो। फिर है अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसेस, सब आप देखिएगा, सब कुछ सिलेबस पे लिखा हुआ है। आव्यूह का बीजगणितीय नियम क्या होते हैं, हम ये प्लस के लिए पहले बात करेंगे, मतलब एडिशन के लिए, सम के लिए, जोड़ के लिए। ठीक है, कामुटेटिविटी मतलब क्रम विनिमय। अगर हम दो मैट्रिक्स हमारे पास ए और बी है तो ए में बी को ऐड करें और बी में ए को ऐड करें तो दोनों इक्वल होंगे। ये ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है कि कौन सी जो प्रॉपर्टी है, जो अलजेब्रा आपको दिया है वो कौन सा सही है। ठीक है, तो आपको उस पर टिक करना पड़ता है। फिर एसोसिएटिव नियम सब जानते हैं कि ए प्लस बी, ए में बी को ऐड करो मैट्रिक्स को और फिर सी को ऐड करो, या फिर बी और सी को ऐड करो फिर ए को ऐड करो तो इक्वल होता है। ठीक है, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब तत्समक अवयव होगा कि नहीं होगा। तो ये जो जीरो है ना, इसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स, मतलब जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स अवयव क्या होंगे, जीरो होंगे। जैसे 2x2 की लिखना है, जैसे ये 0 0 0 0, इसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स। यहाँ पे ओ का मतलब होगा जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ये नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो a प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस ए, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गया। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स का मतलब क्या होता है, ए में क्या ऐड करेंगे, 0 आए, तो ए में माइनस ए ऐड करेंगे तो a प्लस माइनस ए इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये अलजेब्रा आपको पढ़ना है, सिलेबस में के अकॉर्डिंग ही हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है पेपर निकालना, उतना मुश्किल भी नहीं है जितना लोग समझते हैं। और कोई पर्टिकुलर बुक जो भी मार्केट में आती हैं तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा उन बुक को ख़रीदने का, जैसे अरिहंत की हो गई और भी कई सारे पब्लिकेशंस की आती हैं, वो उतना सफिशिएंट उस पर गिवन नहीं रहता। तो 11th और सिलेबस कैसा है, 11th 12th और ग्रेजुएशन लेवल का है, तो 11th और 12th के लिए तो मैं तो यही कहूँगा कि आप NCERT के बाहर बिल्कुल मत जाइए। 11th और 12th के लिए आपको NCERT पे ही रहना है। ठीक है, और मैं NCERT भी मत पढ़िए, आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए, मैं आपका पूरा सिलेबस कवर करा दूंगा, आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन या अचर का गुणा। जैसे के कोई भी अचर है, कोई भी स्केलर है, तो k इंटू ए प्लस बी, तो k का दोनों में मल्टीप्लाई, के ए प्लस के बी, फिर माइनस के इंटू ए, तो इसको माइनस बाहर करके k कर सकते हैं या k इंटू माइनस ए कर सकते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल सा है, 1 का a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा, -1 का a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस है, सिंपल सा जैसा मल्टीप्लिकेशन होता है। तो अचर का पूरे हर एक एलिमेंट पे मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाता है।
फिर है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, जोड़ एवं घटाना। मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं। तो मैट्रिक्स का ये भी ध्यान रखिएगा कि मैट्रिक्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन, जोड़ या घटाना, तभी संभव है जब अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, इनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन, जोड़ और घटाना तभी पॉसिबल होगा जब ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम होगा, मतलब दोनों का क्रम सेम होगा। अगर ए 3x2 की मैट्रिक्स है तो बी को भी 3x2 की मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी उसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है। लेकिन अगर ए 3x2 की है और ये 2x3 की मैट्रिक्स है तो इसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ पे ए और बी हमने मैट्रिक्स ली है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करना है तो सिंपल सा है, पहले के साथ पहला ऐड होता है, दूसरे के साथ दूसरा, तीसरे के साथ तीसरा, चौथे के साथ चौथा। सेम दूसरे रो के लिए करते हैं, जितने भी रो हों, जितने भी कॉलम्स हों, ठीक है। तो ऐसे इसको ऐड करते हैं। हमने यहाँ पे सॉल्व भी कर दिया है, आप इसको देख लो, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसको हम केवल रिवाइज करेंगे, जो मेन चीज़ें हैं जो थोड़ा सा टफ भी होती हैं उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो फिर भी एक बार रिवाइज करना जरूरी है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस, आव्यूह का गुणा। तो आव्यूह का गुणा, आप सिंपल सी बात याद रखिए, अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हैं और इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, तो ए के जितने कॉलम हैं, ए में जितने कॉलम हैं और बी में जितने रो हैं, दोनों इक्वल होने चाहिए। इसका मीन्स क्या है कि ए का कॉलम और बी का रो दोनों इक्वल हों। नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी, मतलब ए में जितने पंक्ति हैं, सॉरी स्तंभ हैं, ए में जितने स्तंभ हैं बी में उतने ही पंक्तियां होनी चाहिए। याद करने का तरीका क्या है, सी आर तो सबको याद रहेगा। सी मतलब कॉलम, कॉलम किसका, पहले वाली मैट्रिक्स का। आर मतलब रो, किसका, दूसरे वाले मैट्रिक्स का, ठीक है। तो अगर पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, और दूसरे वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल है, तभी उसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अदरवाइज उन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ए ले लो और दो हमने एग्जाम्पल लिए, ठीक है। ए का ऑर्डर क्या है, 2x3 का है। अब देख लो, पहले रो फिर कॉलम, रो 2 हैं और कॉलम 1 2 3 है, 2x3 का है। फिर देखो बी कितना है, 1 2 3, 3 ऑर्डर हैं, सॉरी 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है। तो देखो ये इक्वल होने चाहिए, ठीक है। जैसे 2x3 3x2 दो मैट्रिक्स है तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के इक्वल होना चाहिए। और मल्टीप्लिकेशन तो बनता ही है, फिर भी थोड़ा सा हम बता देते हैं। ये है मैट्रिक्स, दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से, देन प्लस 2 3 जा 6 3 1 जा, मतलब इस रो का इस कॉलम के साथ होगा पहले मल्टीप्लिकेशन, फिर इसी रो का इस कॉलम के साथ होगा, फिर इसी रो का इस कॉलम के साथ होगा। फिर दूसरे रो पे आएंगे नीचे वाली में, इसका इसके साथ होगा, फिर इसी का इसके साथ होगा, फिर इसका इसके साथ होगा यहाँ पे। तो 1 1 जा 1 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 3 1 जा 3, फिर 1 1 जा 1 2 1 जा 2 3 1 जा 3, फिर 1 2 जा 2 2 2 जा 4 3 2 जा 6। ऐसे नीचे वाले में 3 1 जा 3 2 3 जा 6 1 1 जा 1, फिर 3 1 जा 3 2 1 जा 2 1 1 जा 1, 3 2 जा 6 2 2 जा 4 1 2 जा 2। ऐड कर दो, ये आपका मल्टीप्लिकेशन आ गया। बस ध्यान रखना है कि सी आर, आपको याद करने का तरीका सी आर। फिर है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मतलब मैट्रिक्स का जो गुणा होता है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। तो कम्यूटेटिविटी, तो कोई भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जरूरी नहीं है कि वो क्रम विनिमेय हो, कम्यूटेटिव हो, ठीक है। पॉसिबल नहीं है कि हमेशा इक्वल आए, कभी कभी आता है, आइडेंटिटी के साथ आ सकता है इक्वल, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, लेकिन हमेशा पॉसिबल नहीं होता है।
ठीक है। जैसे हमने लिया, सपोज करिए कि ए हमने लिया 2x3 की मैट्रिक्स और हमने बी लिया 3x2 की मैट्रिक्स। इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ये ए से बी का था, ठीक है, या सॉरी 3x3 ले लो। हमने ए लिया 2x3 की और बी लिया 3x3 की, तो क्या इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? यस। इसका कॉलम 3 है और इसका रो 3 है, तो पॉसिबल है। ये ए इंटू बी था, अगर हम बी इंटू ए करें, मतलब पहले इसको लें फिर इसको लें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 3x3 और ये क्या बन जाएगा 2x3। ऐसे करना है, तो क्या पॉसिबल है? इसके कॉलम 3 है, इसकी रो 2 है, तो क्या पॉसिबल है? नहीं है। तो ए बी इक्वल टू बी ए नॉट पॉसिबल एनी टाइम, कभी कभी हो सकता है, जैसे मैंने आइडेंटिटी का एग्जांपल दिया। एसोसिएटिव होता है, साहचर्य होता है। साहचर्य में 3 मैट्रिक्स को लेते हैं, तो ए बी इंटू सी करें या ए इंटू बी सी करें, हमेशा इक्वल आएगा, ठीक है। तो एसोसिएटिव होता है लेकिन क्रमबद्ध में नहीं होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता। ए इंटू बी प्लस सी है तो मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, ए बी प्लस ए सी, ये इक्वल आएगा। एक चीज़ और है कि अगर ए में बी का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो वो 0 आ रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बी में ए का करें तो वो 0 आए। ये कभी कभी एक आध बार इसको पूछ भी चुका ही है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि ए में बी का अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो 0 आ रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बी में ए का मल्टीप्लिकेशन करें तो वो भी 0 आए। चलो नेक्स्ट, ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये हो चुका है। फिर इसके बाद कुछ चीज़ें हम और पढ़ेंगे, ये प्रॉपर्टी है, इसको भी आप देख सकते हैं। ये a टू द पावर n+1, तो पता ही है ए बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो a की पावर n इंटू a की पावर 1, a क्यूब निकालना है तो पहले a स्क्वायर में a का मल्टीप्लाई करेंगे, तो a इंटू a करेंगे। फिर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज क्या होता है, सिंपल सी भाषा में समझो, या परिवर्त आव्यूह क्या होता है, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना और कॉलम को रो में लिख देना, क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जैसे a इक्वल टू 1 2 3 3 2 1 1 2 1 ऐसा लिखा हुआ है, इसका डैश कर दो, डैश मतलब इसका ट्रांसपोज कर दो। तो 1 2 3 कॉलम में है तो हमने 1 2 3 रो में लिख दिया, सॉरी रो में है तो कॉलम में लिख दिया। ये भी रो में है, इसको कॉलम में लिख दिया, ये रो में है इसको कॉलम में लिख दिया, ठीक है। तो रो को कॉलम में लिख देना और कॉलम को रो में लिख देना क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स या परिवर्त आव्यूह होता है, ठीक है। ये सब कुछ आप जानते हैं लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करना जरूरी है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, परिवर्त आव्यूह की गुणधर्म क्या होते हैं, ए में ए डैश का डैश करेंगे तो ए मिलेगा, ए प्लस बी का डैश करेंगे तो ए डैश प्लस बी डैश, के ए डैश, के कांस्टेंट है तो के ए डैश। ये जरूर ध्यान रखिएगा, ए बी का डैश होता है बी डैश ए डैश। कई बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंपटीशन में पूछता है कि ए बी का डैश, और हम लगा के चले आते हैं ए डैश बी डैश पे, नहीं जस्ट उसका अपोजिट करना है, बी डैश इंटू ए डैश करना है। ए बी का डैश क्या होता है बी डैश इंटू ए डैश के इक्वल होता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सममित आव्यूह, इसमें भी आपको ध्यान रखना है। सममित में क्या होता है कि ए डैश का ए आता है और विषम सममित में ए डैश का माइनस है। यहाँ पे देख लो, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। मतलब अगर हम रो को कॉलम में कन्वर्ट करें और कॉलम को रो में कन्वर्ट करें, या रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, तो उस मैट्रिक्स में कोई भी चेंजेस नहीं आते, वो मैट्रिक्स से वही की वही रह जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने एग्जाम्पल भी लिया, ये 3 - 1 1 -1 2 5 1 5 एंड -2, ठीक है। तो ये रो है, ये भी रो है, ये भी रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। 3 - 1 1 -1 2 5 -1 2 5 1 5 -2 कन्वर्ट कर दिया। देखो ए डैश, ये ए है और ये ए डैश, दोनों सेम सेम दिख रहे हैं। कन्वर्ट करने के बाद, मतलब ट्रांसपोज करने के बाद भी वही चीज़ दिख रही है। इसका मतलब क्या है कि ये जो गिवन मैट्रिक्स थी वो क्या है सममित आव्यूह है या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। पहचानते कैसे हैं,
पहचानते ऐसे हैं कि ये जैसे -1, ये देखो -1 1 ये सेम रहेगा, ये 1 है तो ये भी 1 रहेगा, ये 5 है तो ये, इनको जो मैच कर लिया करो आप, ये हमेशा इक्वल रहेंगे। और विषम सममित में क्या होता है, रहते एलिमेंट सेम रहते हैं, बट यहाँ पे देख लो, देख ही लो यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। विषम सममित में क्या होता है, ए डैश का वैल्यू कितनी आती है -a आती है, और इसमें जैसे लिखा है ना 0 2 -3, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे -2 होगा, उसका साइन चेंज रहेगा, यहाँ -3 है तो यहाँ +3 होगा, यहाँ +5 है तो यहाँ -5 होगा। और जो डायगोनल का जो एलिमेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ये ध्यान रखिएगा, स्क्यू सिमेट्रिक या विषम सममित अवयव में जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं, अवयव होते हैं, वो 0 होते हैं। ठीक है, अब आप इसके बाद इसका डैश निकालो, तो डैश निकालने पे ये आया, फिर हमने इसमें से माइनस कॉमन कर दिया है। जब माइनस कॉमन किया तो ये देख लो, जो प्लस था वो माइनस हो गया, फिर से हमें क्या मिल गया, ए मिल गया, और माइनस बाहर रेडी है। फिर इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट आर 0। ये ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है ये इस पे कि जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो 0 होता है, किसमें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। ठीक है, तो फिर इसके बाद ये प्रॉपर्टी 3 याद रखिएगा, a + a' हमेशा सिमेट्रिक होता है, a - a' हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, a × a' और a' × a हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें से भी बनते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसको करिए, मैं कल कोशिश करूँगा कि आपका ये 5th यूनिट है वो ख़त्म हो जाए। थैंक यू।